नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं गणित पेडागोजी का सेट 11 लेकर आया हूं, जिसमें गणित पेडागोजी के उन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं और आपके इनके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है मेरे भाई, इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो भाई जो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं भैया, वो बिल्कुल सही है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। देखिए, 2 विषम संख्याएं हमने भैया मान लिया 7 और 11 हैं, और एक सम संख्या क्या है भैया, सम संख्या भैया हमने 4 मान लिया। इनका योगफल क्या है भैया, सम होना चाहिए। तो 7 और 11 18, 18 और 4 22, 22 एक सम संख्या है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है भैया, ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, बाकी ए बी और डी गलत है। ठीक है, आप इसी तरह से संख्या लेकर ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ है, खाली स्थान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, गणितीय शब्द भंडार या फिर गणितीय चिंतन एवं विचार। तो मेरे भाई जो लोग यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ कहा भी गया है, गणितीय चिंतन एवं विचार को प्रतिरूपण, स्थिर चित्र आदि के माध्यम से आसानी से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। ओके, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो साथी भी हमारी क्लास को देख रहे हैं, भाई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कहा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, अर्थात एनसीएफ 2005 की यहाँ पर बात की गई है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, बताइए क्या करता है। गणितीय शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ पर मेरे भाई बहुत सारे साथी गलत आंसर कमेंट कर रहे हैं। मेरे भाई जो लोग यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं भाई, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भाई मेरे संख्या और संक्रियाओं, मात्राओं के मापन की बात हुई है, अर्थात एक ऐसा है संकीर्ण उद्देश्य है गणित शिक्षण का। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। ठीक है, आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों के आंसर देते जाएं, मैं सभी की कमेंट भाई रीड कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर कहा गया है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है उसके पास, बताइए गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए बताइए क्या क्या होना चाहिए। अच्छा संप्रेषण कौशल, बिल्कुल सही है। बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये भैया गलत है। बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान। ठीक है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान,
समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो बिल्कुल भाई जो लोग यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। ठीक है, और मेरे भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताया करें। चलिए, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि। बताइए भैया, जो मनोरंजन क्रियाकलाप होते हैं और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां होती हैं, ये बताइए क्रियाकलाप भैया महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने के लिए सहायक होते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए उचित अवसर करते हैं, या फिर वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो मेरे भाई जो लोग यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है भाई, आप देख सकते हैं। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। क्या करता है वो? आकृतियों की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। बताना है इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ या बोध, या फिर रचना या सृजन। तो मेरे भाई यहां पर देखिए आकृतियों के प्रयोग से क्या है, नई आकृति या नया चित्र की बात हो रही है। अर्थात यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ, रचना या फिर सृजन। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और आप लोग बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है जब आप लोग आंसर देते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई लोग, क्या होगा? कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? भाई पहले आप प्रश्न को समझो। यहां पर क्या है भैया, मौखिक रूप से भैया वह उत्तर कैसे है, सही दे रहा है, लेकिन जब वह संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखता है तो इसमें क्या है, गलतियां करता है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं वह लिखने में गलती कर रहा है। तो आपको उसे ऐसा कार्य देना है जिसने लिखने में सुधार हो सके। तो देखिए उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना नहीं भैया, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना नहीं, क्योंकि उसे प्रॉब्लम कहां है भैया, लेखन कार्य में। तो हमें लेखन कार्य पर ही कार्य करना पड़ेगा। उसको एक कार्य पत्र रख देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। तो भैया ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मेरे भाई छात्र को समस्या कहां हो रही है, लेखन में। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी के साथ। बहुत शानदार, यहां पर जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई इसका आंसर दीजिए प्रश्न क्रमांक 8 का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। बेन हाइल के अनुसार वह ज्यामितीय के खालिस्तान स्तर पर हैं। तो मेरे भाई यदि बच्चा दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, जैसे आपने बच्चे से कहा कि आप इसमें से नीला डब्बा उठाएं, तो बच्चा क्या है, केवल नीला डब्बा ही उठाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई तो वह जो
बच्चा है वह बेन हायल के अनुसार ज्यामितीय के मानसिक चित्रण स्तर पर है। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। और भाई एक जो प्रश्न है ऐसे ही भैया प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं, आप चाहे तो किसी भी स्टेट का टीईटी पेपर देख सकते हैं। गणित में प्राक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या फिर कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो बताना है कि यहां पर गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत कर रहा है। जो यहां पर ये शब्द आया है ना लचीलापन, ये भैया बताइए किसकी ओर संकेत कर रहा है। मेरे भाई प्रश्न बड़ा आए तो घबराना मत, जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना आसान होगा, आपको तो भाई पॉइंट पकड़ना है बस। ठीक है, तो यहां पर भैया लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है मेरे भाई, तो देखिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। जो साथी यहां पर ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहां पर कहा गया है किसी भी विषय में लचीलापन इसी बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कथन को एक से अधिक तरीकों में किस प्रकार प्रयोग कर समस्या का हल निकाला जा सकता है, यद्यपि उसकी वास्तविकता बनी रहे। इसके अंतर्गत बच्चा अपने तरीके से सवालों का हल खोजता है। बिल्कुल मेरे भाई सही बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई यहां पर करेक्ट आंसर। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। क्या है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। बताइए, जो मानसिक गतिविधियां होती हैं भैया यह किसके अवसर उपलब्ध कराती हैं भैया, पेपर पेंसिल का प्रयोग करते हुए नहीं भैया, तो काट दो। तो जो साथी यहां पर ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं भाई वो बिल्कुल सही है। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं भाई। मानसिक गणित संबंधित गतिविधियों के माध्यम से छात्र तेज गति से समस्या का समाधान अथवा हल प्राप्त करने के लिए गणना करने का प्रयत्न करेगा और यह छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, देख सकते हैं आप। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। देखिए ग्रिड भैया खींचा गया है कागज पर। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बताया हुआ है। तो यहां पर देखिए इकाई में कितने भैया, इकाई में 3 बिंदु है, मतलब इकाई 3 है। दहाई में क्या है, 3 है। तो बताना है यह किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो भैया सीधा तो है, इकाई दहाई लिखा है, मतलब यह है स्थानीय मान की अवधारणा को मेरे भाई बता रहा है। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। चलिए, एक क्वेश्चन भैया कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रिया को हल करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था बताइए कौन सी है। विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था। क्या बात है गाइस, बहुत शानदार यहां पर आपके आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल भाई, जो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, संक्रियात्मक अवस्था यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह अवस्था कौन सी है, संक्रियात्मक अवस्था। ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। अब भैया इसको जरा सोच समझ कर आंसर देना है आप लोग।
कक्षा 5 आ के, क्या है, कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थियों का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। देखिए यहां पर कक्षा 5 आ के जो विद्यार्थी हैं उनके अंक यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरह से उन्होंने प्राप्त किए हैं। और कक्षा 5 बा के जो विद्यार्थी हैं इस तरह से उन्होंने अंक प्राप्त किए गए हैं। तो बताना है ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनसे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान क्या है, कि मान 18 है। देखिए मेरे भाई, यहां पर कक्षा 5 आ सेक्शन है और बा सेक्शन है, तो आप इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। हम भैया पहले का एवरेज निकालेंगे और दूसरे का एवरेज निकालेंगे। तो भाई आप यहां पर एक लॉजिक देख लो। पहले नंबर तो पहले वाले में आप देखिए जो संख्या है वह सभी बड़ी बड़ी संख्या हैं, देख सकते हैं। लेकिन कक्षा 5 में देखें किसी को 0, देखो 2 विद्यार्थियों के यहाँ पर 0 अंक प्राप्त हुए, किसी को 5, किसी को 9, किसी को 7 है। तो हम देख रहे हैं भैया जो कक्षा 5 बा वाला सेक्शन है भैया इसमें विद्यार्थियों क्या है, बहुत कम अंक मिले हैं, अर्थात इसका जो औसत है भैया वो कैसा है, कम है। तो बस देखते हैं भैया किस ऑप्शन में दिखता है हमें। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा, बिल्कुल भैया। और क्योंकि 5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है, तो बिल्कुल भैया जो आ का भैया औसत है वो अधिक है, ठीक है, और बा का कम है। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। जिन साथियों ने यहां पर ऑप्शन बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल भाई सभी लोग यहां पर आंसर कमेंट करते जाएं, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। बिल्कुल गाइज क्या बात है, यहां पर सभी के आंसर करेक्ट आ चुके हैं। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जो अभ्यास समय भैया दिया रहता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना मेरे भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। इसका आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है। बताएं मेरे भाई रचनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर्निहित होता है। तो देखिए यहां पर बहुत सारे साथी अलग अलग आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो लोग यहां पर ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं मेरे भाई वो बिल्कुल सही है। अधिगम में असंगति को और शिक्षण की कमियों को पहचानना, ये प्राथमिक अवस्था में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है भाई मेरी आपको क्लास पसंद आई होगी। प्यारे साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे भाई हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।